हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए, आप लोग का स्वागत है रसायन फन में और स्टार्ट करते हैं हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल का आज लेक्चर 5, जो आपका चैप्टर 3 क्लास 9th का है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले है अणु क्या है। अणु क्या है, साधारण अगर हम लोग बात करें तो आपको मैंने जो पढ़ाया है उसी से अगर रिलेट किया जाए तो आपको इसके पहले मैंने द्रव्यमान के बारे में पढ़ाया। अब उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमें बताना है आपको कि उसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षक बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक साधारण युग्म है, साधारण जोड़ है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब साधारण जोड़ का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण जोड़ कहने का मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस साइन से जुड़ जाना है। यानी कि एक आपका जो अणु है दूसरे के साथ जुड़ेगा और वो एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ेगा और वह एक साथ कोई ना कोई नया आपको अणु का फॉर्मेशन कर देगा या बना देगा। उसी को हम बोलते हैं। यह किसके द्वारा जुड़ा रहता है, यह एक आंतरिक रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। माने कि एक रासायनिक बंधन होता है जिसके कारण कि ये कस के जुड़ा हुआ रहता है। उस रासायनिक बंधन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में तो नहीं लेकिन आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग उसका पढ़ेंगे आपका संयोजन का। तब कहता है अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि हम लोग इसको अणु को तत्व का अथवा यौगिक का सबसे सूक्ष्म रूप कह सकते हैं। कहते हैं कि जो तत्व आपका बन रहा है या यौगिक बन रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन रहा है, उसका यह सबसे छोटा रूप हम कह सकते हैं और इसको यह प्रदर्शित करता है और उसके गुण धर्म को भी क्या करता है, दिखाता है, यानी कि उसका गुण भी दिखाता है। अब भिन्न भिन्न परस्पर अगर कहा जाए तो गुण धर्म को एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजन के अणु निर्माण करते हैं। कहता है कि एक ही तत्व का या तो सेम टाइप का होगा तत्व या आपका अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों का भी परमाणु एक दूसरे के साथ मिलके बन सकता है। तो यह बन के क्या निर्माण करेगा, एक अणु का संयोजन निर्माण करेगा, यानी कि जुड़ जाएगा, एक बनाएगा। यानी कि हो सकता है कि अलग अलग एटम, ठीक है, एक एटम किसी और का, दूसरा एटम किसी और का, मिलके आपका एक आपका मॉलिक्यूल बना दे। या तो हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल एक ही टाइप का हो, दोनों एक ही टाइप का हो और दोनों मिलके बना दे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना देता है, जैसे H2O मिलके आपका पानी बना देता है, H2 प्लस वाटर मिलके क्या बना देता है, पानी बना देता है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब कहता है तत्वों के अणु के बारे में कुछ हमें जानकारी ले लेना चाहिए। तो कहता है कि तत्वों के अणु, तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचित होते हैं। अब क्या कहा कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचित होते हैं, एक ही प्रकार का रहेगा। जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों की अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो आर्गन देख लीजिए, हीलियम देख लीजिए, ये सब क्या है, आर्गन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब देखिएगा तो ये किस टाइप का है, एक ही टाइप का है। हीलियम का है तो सिर्फ हीलियम का है, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का है, आर्गन का है तो सिर्फ आर्गन का है, आपका जेनॉन का है तो सिर्फ जेनॉन, यानी कि सेम टाइप का है, उसमें कोई दूसरा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अधिकांश अधातुएं, ठीक है, अधातु जो रहेगा यह किस प्रकार का रहेगा कहता है, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता था। उदाहरणतः ऑक्सीजन के दो अणु ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। अब देखिए, आप लोग को हम इसके पहले भी जब क्लास में पढ़ाते थे उस समय भी आप लोग को बताए थे कि अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। जैसे हाइड्रोजन एक साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो जुड़ेगा तब वह H2 बनाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वह आपका O2 बनाएगा। तो इस तरीके से आपका इसको हम द्विपरमाणु अणु कहते हैं, इसको द्विक परमाणु अणु कहते हैं। यानी कि दो के मिलने से, वो भी दो किसका मिल रहा है, अपना ही दो अणु मिल रहा है और एक साथ मिलकर परमाणु तब जाके एक अणु का फॉर्मेशन कर रहा है। यदि समानतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परस्पर संयोज करते हैं, कहता है कि दो के जगह पर क्या कितना ऑक्सीजन संयोजन करता है, दो के जगह अगर तीन करता है तो तीन अगर करेगा मेरा दो के जगह, तो इसको ओजोन परत हम लोग बोलते हैं। और ऐसे इसमें भी संयोजन कैसा हो रहा है, सेम परमाणु का हो रहा है। ऑक्सीजन का एक दो तीन, ऑक्सीजन का ही तीनों परमाणु है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेम परमाणु का बन रहा है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि परमाणु में जो संरचना हो रही है वो या तो उसके खुद के मिलने से होगा या तो अलग से मिलने का होगा। लेकिन जब भी हम तत्व के अणु के बारे में बात करेंगे तो वह कैसा होगा, उसी का अणु होगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2। इसी तरीके से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स O2। अब कहता है इसी में संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या की उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। अब जितना इसमें अणु मिल रहा है, जितना इसमें परमाणु मिल रहा है, देखिए एक इसका एक इसका, अब ये दो मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दो परमाणुकता बोलेंगे। इसकी परमाणुकता क्या होगी, यही जितना मिल रहा है उसी को ना बोलेंगे। कहता है कि धातु अणुओं को कुछ धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उसके अणुओं से असीमित परमाणु प्रबंधन बनते हैं। अब जैसे कार्बन का हम ले लें तो कार्बन का आपका अगर देखें हम तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, इसका क्या है, असीमित बनता है। इसमें कोई सीमा नहीं है, जितना मन करे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी संरचना में क्या होती है, असीमित परमाणु परस्पर बनते रहते हैं। तो इसलिए आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको बस इतना जानना है कि वह बनता कैसे है। तो मैंने बताया कि सेम टाइप का अगर परमाणु रहेगा तो वह एक अणु का फॉर्मेशन कर देगा जो सेम टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप का अगर परमाणु होगा तो अलग अलग परमाणु के मिलने से एक अणु बन जाएगा। तो इस पर आपको सिर्फ ध्यान देना है। और कार्बन के बारे में विशेषता हम लोग क्लास 10 में कार्बन और इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ तत्व हैं जिनके परमाणुकता के बारे में हम बात करें तो कहता है कि अधातु की सिर्फ तत्व के प्रकार कैसा है, पहले अधातु, अधातु का नाम देख लेते हैं, उसके बाद उसका परमाणुकता देख लेते हैं। कहता है आर्गन, आर्गन में कितना, एक, आर्गन का एक, हीलियम एक, ऑक्सीजन दो। देखिए कैसे आर्गन देखते हैं, AR लिखा हुआ रहेगा, हीलियम He लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या रहेगा, O2, हाइड्रोजन O2, नाइट्रोजन N2। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यह देखिए यह सब क्या है, द्विक है। अब फास्फोरस, इसके बारे में तो आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस को कितना हम लिखते हैं, P4 लिखते हैं। 4 सल्फर, परमाणुकता होता है इसका, सल्फर का चेंज करता है, जैसे 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, इसका बहुत सारा हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। सोडियम, फिर अगर धातु का बात करें तो सोडियम में कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद आयरन देखें तो Fe, ये भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, आयरन अकेला है। एल्युमिनियम Al, ये भी 1 होता है। कॉपर Cu, ये भी सिंगल होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी परमाणुकता क्या है, 1 है, और ये धातु अधातु में थोड़ा सा डिफरेंस करता है। अब आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आपका यौगिकों के गुण, यौगिकों के अणु। अब यौगिक में अणु, अभी तत्व का अणु पढ़ रहे थे, अब यौगिक का पढ़ेंगे। तो आइए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने सारणी 3.4 में देखा था। आपको वहाँ मैंने बताया भी था कि अलग अलग अगर जुड़ता है, जैसे NH4 हमने बना के आपको दिखाया था, NH4 के बारे में हमने आपको बनाया था कि NH3 के बारे में हमने आपको बताया था, अमोनिया के बारे में, कि 1 और 3 ऐसे अगर दिया हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लेंगे तो कितना है, 14:3 के फॉर्म में बना था। हाइड्रोजन वाटर का हमने देखा था H2O, तो H2O कितना था, 1:8 में जुड़ा था, 1:8 में जुड़ा था। इस तरीके से हम लोग देखे थे कि यह एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का फॉर्मेशन किया था, जैसा हमने देखा था। और यहाँ आइए सारणी 3.4 में देखते हैं, इसमें भी कुछ दिया हुआ है। देखिए अभी बताया जल में आपको, यहाँ हो गया नाइट्रोजन का, अमोनिया का अभी बताएं 14:3। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बताए थे, बता देते हैं, 3:8 में होता है। CO2, कार्बन बताइए कितना, ऑक्सीजन, कार्बन का अगर 12 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का देखिए 2 है, तो 2 गुने कितना बोले थे वजन हम, 8, तो 12:16। देखिए यह क्या, 3:8 नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो CO2 का भी हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग अगर देखें तो अलग अलग हम क्रियाकलाप के द्वारा भी देख सकते हैं। अब कहता है कि क्रियाकलाप एक आपके पास दिया हुआ है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात के सारणी 3.4 एवं तत्वों में परमाणु के लिए आपको देखना है। तो आप क्या कीजिए कि जो दिया हुआ है उसका सारा का द्रव्यमान निकाल लीजिए, परमाणु निकाल लीजिए,
और द्रव्यमान को क्या कीजिए, यूनिट में लिखिए, द्रव्यमान के उसमें जितना दिया हुआ है उसको लिखिए, और सरल अनुपात में आप उसको निकाल के चेक कर लीजिए। जैसा कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको H2O का करके बताया था, अमोनिया का करके बताया था, इस तरीके से आप इसको करके खुद से भी देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत चीज़ नहीं है। अब आता है कि आयंस क्या होते हैं। आयंस ये आपके लिए नया है, क्योंकि अणु, परमाणु और तत्व, यौगिक ये सब आपके लिए जाना हुआ था, लेकिन आयंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको नहीं पता। तो आयंस के बारे में हम लोग बात कर ले। तो आयंस क्या होता है, जैसे सिंपल सा समझिए, पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़, प्लस और माइनस दो चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि धातु में अगर विद्युत चालक है, धातु अगर कोई है और वह विद्युत का सुचालक है, उसमें विद्युत चल रही है, तो जब तक उसमें आयन नहीं रहेगा विद्युत आपका पास नहीं होगा। अब इसी बात को विशिष्ट रूप से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कहता है कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कण, आवेश का क्या मतलब, आवेश का मतलब होता है आपका प्लस या माइनस चार्ज। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। यही जो आवेश आपका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो यह डिफिनीशन हो गया। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, तो आयन का आपका डिफिनीशन यहाँ हो गया। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा घन आवेश होता है। अब देखिए, आपका जैसे ही हमने कहा कि आवेश होगा यानी प्लस या माइनस चार्ज उस पर होगा, तो उस पर जितना प्लस या माइनस चार्ज होगा, जैसे हाइड्रोजन में एक होता है तो क्या लिखते हैं, H+ लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम लिखे तो हीलियम प्लस प्लस लिखते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पर 2 है चार्ज, इस पर 1 है चार्ज, तो जितना चार्ज होगा उसको उस पर हम दिखा देंगे। ठीक है, और यह दोनों में हो सकता है, यह तो घन आवेश में हो सकता है या ऋण आवेश में हो सकता है। प्लस रहेगा तो घन आवेश और माइनस रहेगा तो ऋण आवेश। यह दोनों के आवेश को हम दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब आते हैं, कहता है कि कहता है ऋण आवेश आयन को ऋणायन तथा घन आवेश के आयन को घनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश को ऋणायन तथा घन आवेश को घनायन कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, ऋण आयन आयन। ठीक है, घन एनायन, इसको कहते हैं घन आयन को केटायन, यह निगेटिव एनायन। ठीक है, और आपका केटायन यह क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो केटायन हो गया पॉजिटिव और एनायन हो गया निगेटिव। फिर से आपका ऋण आवेश जो होगा, माइनस वाला होगा, उसको एनायन कहते हैं, और जो प्लस वाला होता है उसको केटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड हम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड कैसे देखेंगे, सोडियम को ब्रेक करके, हम क्लास में भी आप लोग को बताए थे या जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ दिखाते हैं, तो Na+Cl- करते हैं। देखिए सोडियम पे Na+ हो गया, Cl पे माइनस चार्ज हो गया। तो सोडियम पे अगर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तो दोनों का दिखाई दे रहा है कि नहीं आपका आवेश। किस पे आवेश आपका केटायन हो गया, केटायन इस पे हो गया, एनायन किस पे हो गया, क्लोरीन पे हो गया। तो देखिए सोडियम पे आपके प्लस आ गया और क्लोरीन पे माइनस आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, केटायन और एनायन में अलग करके दिखा सकते हैं। अब कहता है कि परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, तो हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। नेट जिसे सब जोड़ के उस पर हो, जैसे कि आपका NaCl। ठीक है, यह दोनों का जोड़िएगा तो इसका भी प्लस एक चार्ज है, इसका भी है, तो दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बहुपरमाणुकता का भी डिफिनीशन दे सकते हैं। अब आइए हम कहते हैं कि कुछ सारणी है आपके पास, इसके बारे में हम लोग देख लें। तो सारणी 3.5 में हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, कि देखिए आयोनिक यौगिक, कलर चेंज कर दे आपके लिए, आयोनिक यौगिक, संघटक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, अब इसमें कैल्शियम के बारे में देखिए, तो कहता है कि कैल्शियम
में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का जुड़ाव रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ तो कैल्शियम, ठीक है। और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। कैल्शियम का 5, ऑक्सीजन का 2 द्रव्यमान अनुपात। उसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फाइड जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम और सल्फर दोनों कितना जुड़ा हुआ है, 3:4 में। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नीचे आपका दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में देखें हम तो क्या है, सोडियम और क्लोरीन, यानी कि सोडियम में कितना 23 और क्लोरीन का कितना 35.5। तो इस तरीके से यह सब क्या है, इसका वजन का अनुपात है, किस अनुपात में यह है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम वहाँ पे आपको जवाब भी दे देंगे। और कल हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, तो रासायनिक सूत्रों को लिखना सीखेंगे कल हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।